जीएसटी लास्ट क्लास में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको प्री जीएसटी क्या प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, मल्टीपल टैक्स लगते थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। जीएसटी के बारे में बता दूं कि जब हम इसको पढ़ेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको टाइम टू टाइम ना थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना। तो रिवाइज करते रहोगे तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर नया लॉ है, आपको दिक्कत कर सकता है। अच्छा लगेगा तो आप एंजॉय करोगे तो लाइफ में बहुत काम आएगा ये सब्जेक्ट आपको। जीएसटी के बारे में हमने पढ़ा था कि प्री जीएसटी में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। कई बार कोशिश की गई, कई बार दिक्कतें आई, बट फाइनली इसे इंट्रोड्यूस कर लिया गया। अब इसे इंट्रोड्यूस करना था तो क्या दिक्कतें थी, कैसे किया जाए, इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास एक प्री जीएसटी एरा था, एक वो दौर था जब जीएसटी नहीं लगा करता था। तब कॉन्स्टिट्यूशन बताता था कि कब टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, कब टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो बटा हुआ था सब कुछ। ऐसा होगा तो टैक्स तेरा होगा, ऐसा होगा तो मेरा होगा, जब वैसा होगा तो उसका होगा, और जब ऐसा होगा तो इसका होगा। मतलब ये खिचड़ी पकी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टैक्स को बांटने की। क्या होता है कि इंसान पहले सादगी से जीता है, खर्चे कम होते हैं, कम खर्चों में काम चल जाता है, ऐसी सरकारें होती हैं। धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला, पैसे इधर से उधर से, झगड़े, बहुत बहुत झगड़े फसाद हो जाते हैं। खैर, व्यापारी इसमें उलझा हुआ था, बिजनेस में इकोनॉमीज आ नहीं पा रही थी, ग्लोबली हम compete कर नहीं पा रहे थे, कई दिक्कतें थी। इसको समाधान करने के लिए एक नए कानून को सोचा गया जिसका नाम था जीएसटी। जीएसटी का कानून कहता है कि हर एक टैक्स जो हमें जीएसटी में मिलेगा उस पर सेंटर और स्टेट दोनों का अधिकार होगा। सेंटर को मिलेगा सीजीएसटी और स्टेट को टैक्स मिलेगा एसजीएसटी। अब तेरा मेरा छोड़ो, जो है दोनों का है। जब भी घटना होगी तू भी टैक्स लगाना और मैं भी टैक्स लगाऊंगा। इसी का नाम था डुअल जीएसटी। यानी कि जब भी टैक्स की घटना होगी, जब भी इवेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट, तो उस टैक्सेबल इवेंट पर दो अलग अलग टैक्स लगेंगे। एक केंद्र सरकार लगाएगी जिसको बोलेंगे सीजीएसटी, और एक स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी जिसे हम बोलेंगे एसजीएसटी। ओके, ठीक है। डुअल जीएसटी के बारे में हम पढ़ेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट है। पहले के कानून में ये होगा तो टैक्स तेरा होगा, ऐसी घटना होगी तो मेरा होगा, वैसी घटनी होगी तो, कई जो खिचड़ी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसी बनी हुई थी व्यवस्था उसी के हिसाब से होता था। अब आप व्यवस्था बदलना चाहते हो, अब आप एक नई व्यवस्था लाना चाहते हो, तो नई व्यवस्था लाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये बताइए। सर, कॉन्स्टिट्यूशन से ही अधिकार मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ताकत मिलती है, कानून बनाए जाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा।
क्योंकि पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि अगर टैक्स 13 होगा तो 13 नहीं हो सकता, 13 होगा तो 13 नहीं हो सकता। अब एक ही घटना होगी लेकिन टैक्स दोनों लगाएंगे, इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना होगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की 101 अमेंडमेंट लाई गई। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया और इस अमेंडमेंट एक्ट की सहायता से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया गया। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। बोलो, पहले कानून व्यवस्था अलग थी, अब आप कानून व्यवस्था बदलना चाहते हो तो भैया बिना कॉन्स्टिट्यूशन के काम नहीं हो सकता, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो। और कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसका नाम 101 अमेंडमेंट एक्ट कहलाता है। अब इसमें जो बदलाव किए गए उसमें से कुछ बदलाव थोड़े बहुत आप समझ लीजिए, समझने के लिए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, होता यह है कि आप लोग जब क्लास कर लेंगे तो उसके बाद कभी कभी रिवीजन करते रहिएगा। तो कुछ चीजें ना मैं कहूंगा कि आप रीड कर लेना, मतलब टेक्निकल नहीं है, आप खुद से रीड करोगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन आप कहोगे सर हम रीड करेंगे पता नहीं हमें समझ आए ना आए, तो मैं ब्रीफिंग करता चलूंगा। ठीक है, आइए, वो कहते हैं कि हमने आर्टिकल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून होते हैं वो आर्टिकल वाइज होते हैं, बाकी सब कानूनों में सेक्शन होते हैं। तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए ये हमने इंट्रोड्यूस किया, ये हमने इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कॉन्करेंट पावर्स दी गई, एक साथ ताकत दी गई कि जब घटना हो तो एक साथ केंद्र सरकार भी टैक्स लगाएगी और एक साथ राज्य सरकार भी टैक्स लगाएगी। एक घटना पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों टैक्स लगाएंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिफाई करता हूं। जीएसटी, इसका नाम है डुअल जीएसटी और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत होती है कि इनडायरेक्ट टैक्स कब लगता है, जब कोई टैक्सेबल इवेंट हैपन करे तब लगता है। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट बना सप्लाई, एक बहुत बड़ा चैप्टर आप जीएसटी में पढ़ोगे, सप्लाई, काफी टेक्निकल है। अब डुअल जीएसटी है तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी। तो ऐसा होगा कि सप्लाई या तो इंटरस्टेट होगी, इंटरस्टेट का मतलब होगा बिटवीन टू स्टेट्स, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में सप्लाई होगी, और दूसरी कहलाएंगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है कि जब एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दिल्ली से एक सप्लाई हरियाणा में की गई, तो ये दो स्टेट इन्वॉल्व है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, ये इंटर स्टेट है। और एक है इंट्रा, इंट्रा स्टेट का मतलब है कि आपने मान लीजिए हरियाणा से हरियाणा में ही कोई सप्लाई की। ठीक है सर, गुजरात से कोई सप्लाई दिल्ली में की गई, इंटरस्टेट हो गई। सर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के अंदर ही सप्लाई की गई, इंट्रा हो गई। यानी घटना एक स्टेट के बीच की है या घटना दो स्टेट्स के बीच की है। अगर घटना दो स्टेट के बीच की हुई,
अगर घटना दो स्टेट के बीच की हुई तो आईजीएसटी लगेगा, केंद्र सरकार का टैक्स लगेगा आईजीएसटी। और अगर घटना एक स्टेट के अंदर हुई तो इसके ऊपर एक सीजीएसटी लगेगा और एक एसजीएसटी लगेगा। यानी जब आप शुरू में जीएसटी पढ़ोगे तो शुरुआत के कुछ एक दो साइट जब आप देखोगे, साइट जब आप करोगे क्वेश्चंस को, तो शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर ये कब आईजीएसटी लगा देते हैं, कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते हैं। तो जब दो स्टेट के बीच में सप्लाई मूव करेगी तो आईजीएसटी लगेगा, और जब एक स्टेट के बीच में सप्लाई होगी गुड्स या सर्विस की तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सर आपने कहा कि जीएसटी है डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगी। यहां पर तो ये बात ठीक है कि इंट्रा स्टेट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन यहां पर हमें बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हो गया, इसमें दोनों का हिस्सा नहीं लगा। तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी दरअसल एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है जब दिल्ली से हरियाणा सप्लाई मूव होगी तो फर्स्ट स्टेज में आईजीएसटी लगाया जाएगा, और बाद में ये जो आईजीएसटी है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाएगा। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, और ये ओरिजिन स्टेट है, ये डेस्टिनेशन स्टेट है जहां पर कंजम्पशन की जा रही है, गुड्स या सर्विस की कंजम्पशन की जा रही है, तो ये इन दोनों के अंदर डिवाइड होगा। तो ये जो आईजीएसटी है ये भी आगे जाके फर्दर एपोर्शन होगा, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और डेस्टिनेशन या फिर कंजम्पशन स्टेट में, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसमें फर्स्ट लेवल पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट टैक्स मूव होना है, इसीलिए आईजीएसटी लगता है, और बाद में वो आईजीएसटी दोनों में एपोर्शन कर दिया जाता है। ठीक है, ये टेक्निकल समरी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग सेक्शंस में लिखा हुआ है। जब आप सेक्शन पढ़ोगे, हो सकता है कि अभी आप इनिशियली रीडिंग कर रहे हो तो आपके माइंड के अंदर वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जीएसटी एक डुअल जीएसटी है, इसमें दोनों सरकारें टैक्स लगाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी, टैक्स दोनों में बटेगा, लेकिन एक सिस्टम बनाया गया। सिस्टम समझ लीजिए, अगर इंट्रा स्टेट है, सप्लाई एक स्टेट के अंदर है, तो दोनों को आधा आधा टैक्स दे देंगे। लेकिन सप्लाई इंटर है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएगी, तो पहले आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी केंद्र सरकार के पास जाता है। आपको लगेगा सर ये तो केंद्र ने रख लिया, नहीं, केंद्र सरकार आगे इसको बांटेगी। किस में बांटेगी, आधा अपने पास रख लेगी और आधा कंजम्पशन वाली स्टेट को या डेस्टिनेशन वाली स्टेट को देगी। इस सारी बातों को लिखा गया। इन सारी बातों को जब हम कानून में समझाते हैं तो पहला कानून तो ये हुआ कि दोनों को इकट्ठी पावर दी गई कि आप दोनों बनाइए कानून। इसमें लिखा गया कि नथिंग एंड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246, यानी पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 को भूल जाओ। 246 ए कह रहा है कि मैं आपको 246 के ऊपर एक ताकत दे रहा हूं, आप कानून बनाइए। कौन कानून बनाएगा, क्योंकि दोनों को टैक्स चाहिए, तो पार्लियामेंट अपने लिए कानून बनाएगी और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट अपने लिए कानून बनाएंगी। लेकिन एक क्लॉज नंबर 2 है, उसको जरा आप पहले इज्जत दोगे, और क्लॉज नंबर 2 कहता है कि इंटर स्टेट सप्लाई जो होगी उसके लिए केंद्र सरकार कानून बनाएगा। ओके, एक बात और लिखी गई कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं
जो अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, इनके ऊपर जीएसटी भविष्य में जब हम नोटिफाई करेंगे, बताएंगे, तब लागू होगा। ठीक है, ये कौन बताएगा? तो ये सब चीजें बताती है जीएसटी काउंसिल। यानी जीएसटी में कुछ भी होता है उसका डिसीजन जिस फोरम में लिया जाता है, जिस समूह द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसका नाम है जीएसटी काउंसिल। इसीलिए मैं आज आपको मेन जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ाऊंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सर जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या इस पर कुछ भी नहीं लगेगा? इसके ऊपर पुराने कानून लगेंगे, यानी एक्साइज लगेगा, वैट लगेगा। तो अभी इनमें वो बीमारी चलती रहेगी। सरकारों की अपनी मजबूरी है, उन्हें बहुत बड़ा रेवेन्यू इनसे आता है, वो कहते हैं एक साथ हम सब कुछ नहीं छेड़ेंगे, पहले अब बाकी चीजों को स्ट्रीमलाइन करो फिर इनके ऊपर आना। वो कह रहे इनको छेड़ देंगे तो पब्लिक के लिए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हम जो इतनी बड़ी बड़ी झूठी घोषणाएं करते रहते हैं, कहां से पूरी होंगी? सर पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार थोड़ा बहुत मजाक करना पड़ता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और इसे कई लोग अपने अपने लैंग्वेज में याद कराते हैं। कुछ कहते हैं पैडमैन, मतलब पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। मतलब जहाजों का जो फ्यूल होता है उसे एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। यह बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई कि अगर सप्लाई इंटरस्टेट है, 2 स्टेट के बीच में है, तो आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो वो यहां लिखी हुई है। मतलब ये बातें तो आप कहोगे सर ये बातें तो कॉमनली हमें पता है, तो मैं ये बता रहा हूं कि उनकी ताकत कानून में कैसे बताई गई, ये आपको बता रहा हूं। फिर यह भी लिखा गया कि जो आईजीएसटी होगा ना उसका हम बंटवारा करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में उसका बंटवारा करेंगे। अब कई बार होता है सर, आप कह रहे हो 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगी। अब सर हो सकता है कि व्यापारी ने चाइना से सामान मंगवा लिया, ताइवान से मंगवा लिया, जर्मनी से मंगवा लिया, हैं जी। तो विदेश से जब सामान आएगा तब क्या पोजीशन रहेगी? तो जब विदेश में सामान आएगा तो उसके ऊपर भी आईजीएसटी लगाया जाएगा। सर क्यों आईजीएसटी लगाएगा? वो तो विदेश से आ रही है, लेकिन हम उसे इंटरस्टेट मान लेंगे। इट इज डीम्ड टू बी सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। जब हम इसे इंटरस्टेट मान लेंगे तो आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी लग जाएगा तो मैंने बताया अगले लेवल पर ये कंजम्पशन वाली स्टेट जब कंज्यूम करेगी तो इसे सरकार 2 हिस्सों में बांट देगी, अपना हिस्सा सीजीएसटी के तौर पे रख लेगी और उस डेस्टिनेशन स्टेट को उसका हिस्सा दे देगी। अब पूरे जीएसटी के अंदर एक टैक्सेस का फ्लो चलता है जिसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, इसका फ्लो चलता है। इस पर लंबी कहानी होगी, बाद में होगी। तो क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी एंड एसजीएसटी नॉट टू फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब क्या होता है कि हम हर चीज समझें, इसके लिए पीछे भागेंगे तो बातें दिक्कत हो जाएंगी। ये आपके काम की बात नहीं है। सर मेरा दिमाग कुछ ऐसा है कि वो कहीं पे ना मेरी सुई दिमाग की अटक जाती है। तो क्या है, गूगल पढ़ा है, एआई टूल पढ़े हैं, चैट जीपीटी पढ़े हैं, वो कर लीजिएगा। मेरा जीएसटी का सब्जेक्ट मैटर, आप इनकम टैक्स भी पढ़ चुके हो, इतना लेंदी सब्जेक्ट मैटर है, टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है। पढ़ते पढ़ते अभी तो आपको मजा आ रहा होगा कि सर अभी शुरू हुआ, ये भी बता दो वो भी बता दो, लेकिन जब हम आगे चले जाएंगे तो बच्चा कहता है कि सर ये कभी खत्म भी होगा कि नहीं होगा। तो समुद्र की तरह है, मुझे डर लग रहा है कि मुझे जमीन देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। तो कुछ बातें हैं उनके ऊपर दिमाग को दबाव मत डालो, आगे चलो। अच्छा जी, अच्छा सर झगड़े ना हो, इंटर स्टेट सप्लाई कब है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कब है? तो उन्होंने कहा ये ताकत हम यूनियन
यानी केंद्र सरकार को देते हैं, वो ये तय करेगी, इससे कोई झगड़ा नहीं होगा। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सर जीएसटी है क्या? तो जीएसटी एक टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर लगता है, भारत में लगता है, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर पे भी लगता है, सभी को टैक्स देना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर भी टैक्स देगा। सर जीएसटी के कंसेप्ट की बेस क्या है? तो जीएसटी के कंसेप्ट की बेस है कि वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब ये होता है कि बायर ने अगर 100 रुपए का सामान खरीदा और 120 रुपए का बेच दिया, तो 20 रुपए की जो वैल्यू उसने इंक्रीज की है, केवल उसी इंक्रीज्ड वैल्यू पे आपने टैक्स देना है। यह है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो वैल्यू एडिड टैक्स कहता है कि एक आपकी परचेज वैल्यू है, एक आपकी सेल वैल्यू है। सिंप्लिसिटी के लिए परचेज वैल्यू मैंने 100 रुपए ली, सेल वैल्यू मैंने 120 रुपए ली, और मान लेते हैं टैक्स का रेट 10% है। सिंप्लिसिटी के लिए टैक्स का रेट हम ले लेते हैं 10%। 10% आईजीएसटी। ये जो भी आईजीएसटी होता है ये आधा आधा सीजीएसटी एसजीएसटी में बट जाता है। तो अगर मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगाता तो 5% सीजीएसटी हो जाएगा, 5% एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू एडिशन कितनी हुई? 20 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई। 100 रुपए का आपने खरीदा, 120 रुपए का आपने बेचा, तो वैल्यू एडिशन 20 रुपए की हुई। तो ये वैल्यू एडिड टैक्स है। तो वैल्यू एडिड टैक्स कैसे काम करता है? वो कहते हैं कि 100 रुपए के ऊपर जो टैक्स दिया गया वो 10 रुपए का था, 120 रुपए पर जो टैक्स बना वो 12 रुपए का बना। क्यों? क्योंकि हमने रेट लिया 10%, है ना। तो ये सेल के ऊपर जो टैक्स है ये आपको पे करना है, और जो परचेज के ऊपर आपको टैक्स मिला ये आपका एसेट बना, आईटीसी बन गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट बन गया। तो अपनी सेल वैल्यू पे टैक्स निकालो 12 रुपए, उसमें से अपना आईटीसी 10 रुपए माइनस कर दो, 2 रुपए का टैक्स दे दो। तो तरीका बनाया गया कि आउटपुट टैक्स, मतलब सेल के ऊपर जो टैक्स बना उसका नाम रख दो आउटपुट टैक्स, और उसमें से परचेज का टैक्स माइनस कर दो। जो डिफरेंस आएगा वो वैल्यू एडिशन का टैक्स बन जाएगा। तो आप कहोगे कि सर वैल्यू एडिशन पे 10% निकालते 2 रुपए बन जाता, लेकिन ये वैल्यू एडिशन को निकालना बड़ा टेक्निकल काम होता है, इसलिए इसका एक तरीका इस्तेमाल किया गया कि अपनी सेल के ऊपर टैक्स निकालो, उसमें से परचेज का टैक्स माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो पे कर देना। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड टैक्स। और पूरे जीएसटी में इसके ऊपर खूब सारी चर्चा होगी। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट इसके अंदर चलेगा, यानी जो इनपुट टैक्स होता है ना, इनपुट टैक्स एक से दूसरे हाथों में ये चलता हुआ चला जाएगा। फाइनल कंज्यूमर इसके ऊपर बर्डन उसको उठाना है, और इसमें टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगते हैं, और इसमें जो डबल टैक्सेशन की समस्या थी वो भी अवॉइड हो जाती है। डबल टैक्सेशन का मतलब एक ही घटना के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कूद पड़े, तेरा ये टैक्स मेरा वो टैक्स, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार रीड करने की बात है, अब इसको रीड कर लेना। अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बातें करने का समय आ गया। आपसे पूछा जा सकता है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जीएसटीएन के बारे में कुछ बताइए। अब जीएसटी के बारे में तो सब बच्चा पढ़ता है, लेकिन जीएसटीएन क्या होता है ये बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। वही बच्चे पढ़ते हैं जो हमारे विद्यार्थी होते हैं। क्यों सर? जो बाकियों के विद्यार्थी है वो नहीं पढ़ेंगे? अरे थोड़ा मूड लाइट करने के लिए मैं कह देता हूं, मेरी बातों को अगर कुछ गलत बातें निकल जाएं तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, बुरा मत माना करो। अब क्या हुआ, सरकार ने कहा कि जो हमारा पुराना सिस्टम है वो बहुत ज्यादा करप्ट है। सर सरकार कभी कहती है कि हमारा सिस्टम करप्ट है? नहीं। होता यह है कि अगर हमें लाइनों में लग के कोई काम करवाना पड़े तो
करप्शन बढ़ जाती है कि यार मुझे लाइन में लगना पड़े, मेरा काम कर दो। तो सरकार ने कहा कि हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम तभी बनेगा ना जब चीजें ऑनलाइन हो। अब तुम्हें बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ लो, तुम कहते हो ऑनलाइन खराब है सर, हम तो कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ेंगे। तो भाई जमाना हो गया है, ऑनलाइन का जमाना हो गया। ऑनलाइन के कई सारे बेनिफिट हैं, समझो, टीचिंग भी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जीएसटी, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए ये सिस्टम क्या होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। आप हर चीज ऑनलाइन पसंद करते हो, सिर्फ टीचिंग में बारे में दिमाग कंजर्वेटिव रखते हो। सर ये बात आपने 3 बार दोहरा दी। चलिए, अब हिंदुस्तान में इतना बड़ा टैक्स बेस है, इतने सारे लोगों को टैक्स देना है, ऑनलाइन देना पड़ेगा तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो भाई एक कंपनी तो बनानी पड़ेगी ना जो इसको लुक आफ्टर करे, कि हमारी जो जीएसटी की सुविधाएं हैं वो प्रॉपरली चलती रहें। तो जीएसटी को ऑनलाइन चलाने के लिए कई सारे पोर्टल हैं, या आप कहें 2 पोर्टल हैं, हालांकि 3 भी कह सकते हैं हम, लेकिन उनमें से जो मेन पोर्टल है उसका नाम है www.gst.gov.in। ये मेन पोर्टल है। इसके साथ साथ और भी 2 पोर्टल हैं। एक पोर्टल बना हुआ है ई वे बिल के लिए, एक सेपरेट पोर्टल बना हुआ है ई वे बिल के लिए, और एक पोर्टल और बना हुआ है जहां पर ऑनलाइन इनवॉइस निकाली जाती हैं। लेकिन लेकिन शुरुआती दौर पर जो मेन पोर्टल स्टार्ट किया गया सबसे पहले, उसका नाम था gst.gov.in। इस पोर्टल के ऊपर जीएसटी के सारे बेसिक काम यही होते हैं। व्यापारी अपनी रजिस्ट्रेशन यहीं कराते हैं, अपनी रिटर्न वो यहीं पर ही गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हैं, यहीं पर उनके सारे प्रोसीजर चलते हैं, यहीं पर उनका सारा आईटीसी की व्यवस्था चलती है। तो ये बहुत बड़ा काम इसके अंदर होता है। और इसको चलाने के लिए जो कंपनी को जिम्मेदारी दी गई उसी का नाम है जीएसटीएन। जीएसटीएन पढ़िए, तभी तो कहा जाएगा कि आपकी नॉलेज बाकी लोगों से अलग है। तो जीएसटीएन, उन्होंने कहा कि जीएसटीएन स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है। तो एक कंपनी बनाई गई, सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई जिसका नाम जीएसटीएन रखा गया। और इसका काम था आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना सरकार के लिए, टैक्स पेयर के लिए, अदर लोगों के लिए, ताकि जीएसटी की फंक्शनिंग हो पाए। बोलो जीएसटीएन क्या है? जीएसटीएन एक कंपनी है, उसका काम क्या है? जीएसटी की वेबसाइट को मेंटेन करना, ताकि सरकार, पब्लिक, टैक्स पेयर, उन सबको एक सुविधा मिल सके। तो उन्होंने एक पोर्टल बनाया www.gst.gov.in, जिसे संचालन करने की जिम्मेदारी जीएसटीएन को दी गई। ओके, और ये एक ही जगह है जहां पर सारे टैक्स पेयर्स जाते हैं। हमारे पास और भी पोर्टल हैं। ई वे बिल, आगे चल के समझोगे ई वे बिल क्या होता है, तो उसका पोर्टल अलग है, इनवॉइस का पोर्टल अलग है। ठीक है, तो ये जीएसटी का आपका सिंगल कॉमन पोर्टल हो गया। इसके ऊपर क्या काम होते हैं, तो वो टैक्स पेयर जाके रजिस्ट्रेशन कराता है, अपनी टैक्स की पेमेंट देता है, अपनी रिटर्न भरता है। तो इसके फंक्शन में से कोई 2-4 फंक्शन जो आपको अच्छे लगे, वो 2-4 फंक्शन आप इसमें से रीड करके लर्न कर लेना, कि अगर एग्जाम में आएंगे तो आप लिख पाओगे। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि एक पोर्टल और भी है जो ई वे बिल फाइल करने के लिए है। एक कॉमन जीएसटी का पोर्टल है ई वे बिल के लिए जिसका नाम ये है। तो वो मैनेज किया जाता है बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो वो अलग वो बना रही है। हम्म, सॉरी।
एक टर्म और आ गई मेरे पास, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। जैसे आजकल ऐप का जमाना है, वैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि एक असेसी है जो ऑनलाइन काम करता है, उसके पास अपने कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं और एक हमारा पोर्टल है, तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी करवाने वाली कंपनीज होनी चाहिए जो इन दोनों को भी कनेक्ट करवा दें, तो उसी का नाम जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स है। ठीक है, तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बेसिकली क्या है, ये कुछ छोटी मोटी कंपनीज हैं जो कि एप्लीकेशन को डेवलप कर देती हैं, जिससे टैक्स पेयर क्या करते हैं कि टैक्स पेयर ये कहे कि सर मेरे पास तो ये वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है अभी तक काम करने के लिए, अब आपने नई व्यवस्था कर दी, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम इनको दे दिया गया कि भैया आप करते रहना। चलिए जी, तो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे जीएसटी एन की करी, एक मैंने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बताया जिनका काम है एप्लीकेशंस का निर्माण करना, जिससे एसएससी के जो टूल्स हैं वो वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर पाए। उसके बाद ये रीड करने के लिए कि बेनिफिट्स क्या हैं जीएसटी के, वो हम रीड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इन सबको छोड़ देता हूं। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, जो मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीएसटी काउंसिल। जब भी आप जीएसटी में कुछ भी पढ़ेंगे तो जीएसटी में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी कलम तब तक नहीं चलेगी जब तक रिकमेंडेशन ना आ जाए जीएसटी काउंसिल की। यानी ये वो समूह है, वो फोरम है जो सारी जीएसटी की बातें तय करता है, और जब ये तय करता है तभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको फॉलो करती हैं। तो बताइए, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं हुआ? क्या एग्जाम में ये पूछा जाना बनता नहीं है कि बताइए जीएसटी काउंसिल के बारे में आप क्या जानते हैं? सारा जीएसटी पढ़ लिया लेकिन जीएसटी काउंसिल ही नहीं पता। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अबाउट जीएसटी काउंसिल। नाउ आर्टिकल 279 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर दे रहा है प्रेसिडेंट साहब को कि आप एक ज्वाइंट फोरम बनाएं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिलके जीएसटी काउंसिल बनाएंगी। नाउ सर, ये जीएसटी काउंसिल का क्या काम होगा? द फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज टू मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। वो बताएंगी, जब ये तय करेगी काउंसिल, तब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तब जाकर के टैक्स का रेट बनाएंगे, किसको छूट देनी है वो बताएंगे, किसको रजिस्ट्रेशन करवानी है वो बताएंगे, डिस्प्यूट्स का समाधान कैसे होगा, यानी सब कुछ कौन बताएगा? तो जीएसटी काउंसिल बताएगा। तो यहां पर जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने छोटी बात लिख दी, पूरा नहीं लिखा, ये पूरा हमने आगे लिखा हुआ है, सॉरी। तो यहां पे कवर करते हैं और कर दीजिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर कर रहा है प्रेसिडेंट साहब को कि आप जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद ये इसकी डेट है, अब ये किसी काम की नहीं, छोड़ दो, इन डेटों को छोड़ दो। अब सर, इतनी पावरफुल फोरम जिसके सुझाव पर, जिसके निर्देशों पर सारे जीएसटी के काम होने हैं, तो सर इसके मेंबर्स कौन होंगे? ठीक है, आपको एग्जाम में आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखिए। जीएसटी का लॉ टेक्निकल है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं,
लेकिन ये क्योंकि अब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं तो इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्क्राइब करने को पूछा जा सकता है। तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होंगे, मैं 5-7-10 मिनट आपको ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं कहूंगा इसको रीड कर लेना तो शायद आपको उतना इंटरेस्ट ना बने, इसलिए मैं रीड करवा रहा हूं आपको। सबसे पहले तो इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो होंगे। जब जीएसटी आया था तो लेट श्री अरुण जेटली जी इसके तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो चेयर करते थे। अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, नेट पे देखता हूं इनको खूब ट्रोलिंग करी जाती है। खैर मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ा, खैर कुछ ना कुछ जब भी जीएसटी के बारे में कुछ आता है इनके चर्चे चलते रहते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन होंगे, जो केंद्र सरकार जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। फिर उसके बाद क्योंकि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो वो स्टेट्स चेयरपर्सन के साथ बातचीत करेंगी। चेयरपर्सन के पास इतना टाइम नहीं है, तो चेयरपर्सन क्या करते हैं, अपना एक डेप्यूटी अपॉइंट कर देते हैं। तो वो एक यूनियन मिनिस्टर, मतलब केंद्र सरकार एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाती है कि भाई जब स्टेट गवर्नमेंट्स को दिक्कत आएगी तो आप उनके साथ डिस्कस करना, और फिर ये बात डिस्कस करके प्रोविजन बना करके आप जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनको बताना। यानी स्टेट्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्ट डील नहीं कर पाएंगी, इसलिए बीच में एक चैनल बनाया गया। तो केंद्र सरकार एक यूनियन मिनिस्टर अपॉइंट करती है, जो कि बाकी सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके साथ बात करेगा। उसके बाद इस फोरम के अंदर हर स्टेट अपने अपने मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन को नॉमिनेट करेगा। यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, उनका एक डेप्यूटी होगा कम्युनिकेशन लिंक बनाने के लिए, और हर एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी इसका मेंबर होगा। काफी सारे मेंबर होंगे। जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो अपने में से किसी एक को चूज कर सकते हैं वाइस चेयरपर्सन, और उसे चाहें तो वो बदलते भी रह सकते हैं, ठीक है, वो टेम्परेरी है। अब सर रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही जीएसटी काउंसिल का है। यही तो सारी की सारी रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन किस मुद्दे पे, हर मुद्दे पे यही वो देता है कि भाई टैक्स कितना लगेगा, टैक्स का रेट बढ़ाना है, टैक्स का रेट घटाना है, ये सारे फैसले कौन करेगा, जीएसटी की काउंसिल करेगी। टैक्सेस कई तरीके के होते हैं, एक होता है सेस, एक जीएसटी कंपेंसेशन सेस है, हम कहते हैं हटा लो, वो हटाते नहीं है। सरचार्ज, एक्स्ट्रा टैक्स लगाना है। कौन से टैक्सेस सबस्यूम्ड किए जाएंगे जीएसटी में, तो ये भी कौन तय करेगा, जीएसटी की काउंसिल तय करती है। कौन से गुड्स या सर्विसेज ऐसे हैं जिन पर एग्जेम्पशन दे देनी चाहिए, ये बात भी जीएसटी का काउंसिल तय करेगा। जीएसटी के बारे में मॉडल लॉ बनाया जाएगा, प्रिंसिपल लगाए जाएंगे, अपॉर्शनमेंट के तरीके बनाए जाएंगे। तो ये तो सर बनाए जा चुके हैं क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है। अब आती है थ्रेशोल्ड लिमिट। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सर एक व्यापारी है, वो नई नई दुकान खोलता है, तो क्या उसे नई दुकान खोलते ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, या उसे आप कुछ समय देंगे कि बेटा पहले अपने थोड़े पांव जमा ले, तेरा व्यापार थोड़ा बढ़ जाए, तू थोड़ा कमा ले, तो फिर तू जीएसटी के पचड़ों में पड़ना। तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम कुछ केस में उस बच्चे को थोड़ा मौका देंगे कि पांव जमा ले।
तो वो जो पांव जमाएगा मतलब कितनी वैल्यू तक का व्यापार वो कर ले, उसके बाद उसका व्यापार माना जाएगा क्या बड़ा हो गया है, तुझे रजिस्ट्रेशन करानी है, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। अब कई सारे टीचर्स की आप वीडियो सुन लोगे तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट बताने बैठ जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बता दूंगा 10 लाख 20 लाख 40 लाख क्या है बाद में बताएंगे ना। तो अगर इतनी लिमिट से नीचे आपका व्यापार है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका व्यापार इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करानी है। रेट क्या होंगे, न्यूनतम क्या होंगे, स्पेशल रेट क्या होंगे। अच्छा, फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अब हमारा देश है, बहुत बड़ा देश है, इसके कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्सों की कुछ कठिनाई हैं, कुछ समस्याएं हैं। भले मीडिया वाले कुछ दिखा दें आपको, ऑपोजिशन वाले कुछ भी कहें, बट कुछ जगहों पे ना कुछ दिक्कतें हैं, उनका एरिया ऐसा है, कोई कोई हिली एरिया की वजह से है, कोई कनेक्टिविटी की वजह से है, कुछ प्रॉब्लम है। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि सर हमारे को तो अभी जीएसटी लगाने में दिक्कत होगी, हमारे वहाँ उतना अभी डेवलपमेंट पहुंचा नहीं है, हमारे यहाँ दिक्कतें हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बात को कंसिडरेशन में लिया और उन्होंने कहा कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इसे ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसमें 8 स्टेट आती हैं, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आती हैं इसके अंदर। इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाएंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये 8 स्टेट ऐसी हैं जिन्हें हम 8 सिस्टर्स भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी कहते हैं। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहलाएंगी, दीज आर नोन एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इनके साथ साथ 3 स्टेट और ऐसी हैं, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये हिली एरियाज हैं, तो हिली एरियाज की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पर सामान की आवाजाही में कई बार दिक्कत होती है, तो इनको भी नाम दिया गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। उसके बाद और भी कोई मैटर होगा तो वो जीएसटी काउंसिल बताएगा। अभी भी ऊपर मैंने आपको बताया था कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पैडमैन मैंने बताए थे, इनको जीएसटी के दायरे में कब लाना है इसका डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल के हाथों में है, वो जब देगी तब आएंगे। अब एक होता है कोरम, कोरम समझते हो? कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होंगे जिससे कि मीटिंग को चलाया जा सके। तो वो कह रहे इसका जो कोरम है वो कोरम है हाफ टोटल मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल में जितने भी मेंबर्स बने हैं कम से कम आधे प्रेजेंट होंगे तभी कोरम मानी जाएगी, उससे कम प्रेजेंट होंगे तो उसमें जो फैसले लिए जाएंगे इनवैलिड है। अच्छा जी, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल में डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, तो यहां पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में ही कि जो भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगा मीटिंग में वो तभी वैलिड होगा जब कम से कम 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स मिलेंगे। सिंपल वोट नहीं, वेटेड वोट्स। तो 3/4 का मतलब होता है, अगर मैं परसेंटेज की भाषा में लिखूं तो 75% वोटिंग होनी चाहिए, और वोटिंग भी सिंपल वोटिंग नहीं, वेटेड वोट होने चाहिए। इसका मतलब जो जीएसटी के मेंबर है ना, उनके वेट का
उनके वोट का वजन अलग अलग है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी केंद्र सरकार जब वोट करेगी तो उसका वेट होगा 1/3। परसेंटेज में बात करूं तो 33.33%। यानी अगर केंद्र सरकार ने कह दिया मेरी हां है, तो 33.33% हां हो गई। आपको कितना चाहिए? 75%। तो यानी बाकी जितने भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर, जितने भी, उन सब का वोटिंग कितना हो गया? 66% का वोटिंग हो गया। आपको 75% चाहिए, तो उनमें से कम 2/3 लोग जब यस करेंगे तो ये वोटिंग मैच कर जाएगी। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं उनके वोट की टुगेदर सभी वोट की वेटेज क्या हो गई? 2/3। सर मान लीजिए मीटिंग के अंदर कुल मिला के 24 पर्सन प्रेजेंट हैं। मान लीजिए 24 है, ठीक है। तो क्या करूं मैं? इसको 25 कर देता हूं। चलो 25 लोग प्रेजेंट हैं, कुछ भी फिगर ले लीजिए। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, इनके वोट की अहमियत है 1/3, 33.33%। बाकी जो 24 लोग हैं, जो 24 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके सबके वोट 2/3 हैं या 66.67% है। इनमें से सर कितने लोगों ने हां कर दी? मान लो सर 16 लोगों ने इसमें यस कर दिया। इनमें से 16 लोगों ने यस कर दिया, यानी इनमें से 8 लोगों ने मना कर दिया, ठीक है। तो इनकी टोटल वेटेज क्या थी? 66.67। तो 66.67 टोटल 24 थे, 16 लोगों ने हां कर दी। तो 66.67 डिवाइडेड बाय 24 इंटू में 16, ये हो गई 44.44। तो इन दोनों को प्लस कर देता हूं, ये 77.77% आ गई। तो ये 75 से ऊपर हो गई, यानी ये ओके हो गया, ठीक है। ये इनका मैकेनिज्म है। यानी कि जब आप वोट का परसेंटेज काउंट करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर का वोट है 33.33%। अगर तो केंद्र सरकार ने हां की तो बाकी लोग हां करेंगे तभी पासिंग हो पाएगी। अगर सभी लोग हां कर दें, समझिए, अगर ये 24 के 24 लोग हां कर दें किसी अमेंडमेंट को लेके और केंद्र सरकार कहे ना, तो 66.67% वोट मिल गए, लेकिन ये वाले वोट नहीं मिले, तो टोटल वोट कभी भी 75% नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर वहां से कुछ पास करवाना है तो केंद्र सरकार की हां जरूरी है। फिर बाकी स्टेट को यह पावर दी गई कि भाई अब आप मिलकर के तय कर लो। आपसे ये गणित करवाया नहीं जाएगा, मैंने फिर भी आपको ये बता दिया है, ठीक है सर। उसके बाद एक दो छोटी छोटी सी बातें हैं कि भी ये किसी छोटी मोटी बातों पर इनवैलिडेट प्रोसीजर नहीं होगा, और जीएसटी काउंसिल अपने आप एक मैकेनिज्म बता देगा जिससे डिस्प्यूट वगैरह जो हो वो रिजॉल्व हो पाए। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और टेक्निकल लॉ हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे जीएसटी का टेक्निकल लॉ पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन की जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और जीएसटी लॉ के बारे में बार बार कहता हूं कि इसको आप
टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा। अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, धीरे धीरे ये केस लॉ में भी कन्वर्ट होगा और इसमें छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स भी आएंगे। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ेंगे। और टाइमली अगर आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर डिले करेंगे तो आपको आगे चल के कैचअप करने में दिक्कत आएगी। जो हमारे कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं, मोस्टली ये कॉलेज वाले जो विद्यार्थी हैं, इनके पास जीएसटी भी है और कस्टम भी है, इसलिए देर मत करना, टाइम से क्लास ज्वाइन कर लेना। चलिए, टाटा, बाय बाय, सी यू। नंबर वंबर सब हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं।